हेलो एवरीबडी, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ मिल रहे हैं आज क्लास 10 के बच्चों के लिए जिनका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है। एंड हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं रिविजनरी सेशंस, जहाँ पर हम पूरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 2 का एक पार्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और आज है इसका पार्ट नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। एंड यस, सब्सक्राइब करे बिना चैनल देखने के लिए आगे मत बढ़ो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर करना है आपको। हम चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है, हमने इससे पहले देख लिया है व्हाट इज़ कॉल्ड डिमांड। एंड आज जो हम देखने वाले हैं दिस इज़ व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंटर रिलेटेड है। जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड प्राइस अंडर लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूँ तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है जिसमें कि प्राइस एंड डिमांड मूव करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमको ये देखने के लिए मिलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो डिमांड को क्या होगा। डिमांड प्राइस इंक्रीज करता है तब फॉल करती है, एंड उल्टा होता है, जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड राइज करती है। लेकिन किस रेट में डिमांड इंक्रीज करेगी अगर प्राइस फॉल करता है तो, या फिर किस रेट में डिमांड फॉल करेगी अगर प्राइस मतलब वाइस वर्सा बोल दूँ अगर मैं इसे, तो इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं बताया जाता। कहाँ पर जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं बताया जाता है, या परसेंटेज चेंज कितना होगा वो नहीं बनाया जाता है। उसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है इस चैप्टर का, विच इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, पहले तो इस बात को समझ लें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो डिग्री और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ change in any of the determinants, namely price of commodity, price of other commodities and income of other consumers. Okay, income of the consumer. इन सब चीज़ों का डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंड क्या उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 10% इंक्रीज इन प्राइस होता है तो कितने % से डिमांड फॉल करेगी, या इनकम जो है 5,000 रुपये से बढ़ जाती है तो डिमांड कितने से बढ़ेगी, इस रिस्पॉन्सिवनेस को यहाँ पर देखा जाता है, जिसे हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It is a measure of how sensitive a quantity demanded is to change in any of the factors affecting demand। मतलब क्या sensitivity है of demand on various factors। तो क्या change की वजह से, price की change की वजह से कितना change in demand आएगा, and अगर मैं बात करूँ income की तो income of consumer में change होने की वजह से कितना change आएगा in the demand and so on। मतलब कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो भी। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नंबर 1 है प्राइस इलास्टिसिटी, जहाँ पे हम सेंसिटिविटी और मैग्नीट्यूड और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड देखते हैं टू द प्राइस। देन इनकम इलास्टिसिटी है, जहाँ हम इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज की वजह से चेंज इन डिमांड को देखते हैं। एंड थर्ड है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जहाँ पर हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं। रिलेटेड गुड्स मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड में चेंज की वजह से, उनके प्राइसेस में चेंज की वजह से गुड इन क्वेश्चन, कमोडिटी इन क्वेश्चन की डिमांड पे कितना चेंज आएगा उसे देखा जाता है। इसे बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, एंड हमें जो सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है पहले से हम समझ लें। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। मतलब कि अगर प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गया तो डिमांड जो है कितने अमाउंट से फॉल करेगी उसे हम बोलते हैं कि ये जो है डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस है, या डिग्री ऑफ responsiveness है। So price elasticity of demand is magnitude of change in demand by the change in response to the change in price। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the ratio, ये रेशियो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये की वर्ड है कि रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से कितना चेंज होगा परसेंटेज वाइज अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, और उसे मेजर करते हैं हम इस फॉर्मूला से, जहाँ पे ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी, ईपी का मतलब है
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला मैथमेटिकली फॉर्मूला में लिखे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें सबसे पहला है EP इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पर डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ है ही नहीं। ये कब हो सकता है? जब कमोडिटीज़ आर नेसेसिटीज़, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस चाहे कितना भी ज़्यादा हो जाए चाहे कितना भी कम हो जाए, कंज्यूमर इज़ गोइंग टू बाय ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी। जैसे कि मैं सॉल्ट का एग्जांपल दूँ, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है, तो अगर उसका प्राइस बहुत हाई होगा तो भी कंज्यूमर 10 महीने का एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकता है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बहुत कम हो जाए प्राइस तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि ज़्यादा खरीदें, और बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाए तो भी हम ये नहीं करेंगे कि बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। परचेज़ तो करेंगे बिकॉज सॉल्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग एनी डिश। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 0, या फिर जिसे बोला जाता है टर्मिनोलॉजी की बात करूँ तो परफेक्टली इन इलास्टिक। देन है हमारे पास इसका जस्ट ऑपोजिट विच इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम इन्फिनिटी से शो करते हैं, मतलब कंज्यूमर या तो बहुत परचेज करेगा थोड़े से भी चेंज इन प्राइस की वजह से, या फिर बिल्कुल भी परचेज नहीं करेगा। तो इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी जो है कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है। देन होता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि जितना चेंज इन प्राइस आया उतना ही चेंज इन डिमांड आएगा, मतलब सेम परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 10% से प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो 10% से डिमांड फॉल कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इलास्टिक डिमांड जो कि 0 से लेके 1 के बीच में रेंज करता है, मतलब कि 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा होता है, सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में रेंज नहीं करता है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बोल रही थी कि वो, तो ये 1 से ज़्यादा होता है, मतलब कि अगर 10% से चेंज हुआ प्राइस में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में जो चेंज है वो 15%, 20% या 25% से हो सकता है। तो उसे हम बोलते हैं कि डिमांड इज इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब वहाँ पे 1 से कम होती है इलास्टिसिटी, मतलब अगर 10% से प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में जो चेंज है वो 5%, 4%, 2%, 3%, ऐसा कुछ भी लेस देन 1% हो सकता है, उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ओके, इन सब के डायग्राम्स हमको देखने होंगे। यहाँ पर डायग्राम बने नहीं हुए हैं, तो चलिए मैं आपको यहाँ के डायग्राम बना करके दिखा देती हूँ कि इनके डायग्राम्स कैसे दिखाई देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। करें कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा दिखाई देता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा दिखाई देता है। तो इसे कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। ये है आपका y एक्सेस और ये है x एक्सेस, जहाँ पर y एक्सेस के ऊपर हम प्राइस दिखाते हैं और x एक्सेस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब कि EP इज इक्वल टू 0, तो चाहे प्राइस कितना भी हो, चाहे प्राइस P1 हो, चाहे प्राइस P0 हो, चाहे प्राइस P2 हो, हर जगह डिमांड जो है वो इक्वली रहने वाली है, मतलब Q1 ही क्वांटिटी रहने वाली है। तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। लेकिन अगर प्राइस उतना ही है और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, देखिए कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर इन्फिनिटी जिसे बोला जाता है। अब बात आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व की। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व का जो शेप होता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरीके का शेप दिखाई देता है, मतलब कि जितना परसेंट से डिमांड में चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट से प्राइस में चेंज आ रहा है। सो ये डायग्राम मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, इसीलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है आपका Q1 और ये है Q0, इस तरीके से आपको चेंज दिखाई देता है इक्वल। देन उसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या हो। ये तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, ये हो गया EP इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे EP इज़ मोर देन 1, मतलब कि जहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, वो 1 से ज़्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होने का मतलब होता है कि ये कर्व जो है थोड़ा फ्लैटर कर्व होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, वो ज़्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स दी एक्स एक्सेस होता है। देन अगर मैं बात करूँ कि डिमांड कर्व जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है लेकिन लेस देन 1 है, जिसे हम इन इलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं, तो यहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स होता है एक्स एक्सेस, तो इसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। तो ये 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स आपको देखने को लिए मिलेगा। नंबर 1 टाइप आपने देख लिया, यहाँ पर है, दिस इज योर नंबर 1, जहाँ पे EP इज इक्वल टू 0 है, इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसे बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक। एंड देन है यूनिटरी इलास्टिक, जिसे हम बोलते हैं EP इज इक्वल टू 1। देन हम बोलते हैं इलास्टिक, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। एंड देन हम बोलते हैं इन इलास्टिक, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये हो गए आपके वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलते हैं दोबारा नोट्स की तरफ। चलिए, तो हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस तरीके से मेजर करते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा Y अपॉन Y, और जिसको जब हम फाइनल फार्मूले पे पहुंचेंगे तो ये फार्मूला निकल के आता है, जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q। सिमिलरली मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया नहीं था शायद, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। कुछ इस तरीके से भी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टाइप्स, अब इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज़ नॉट देयर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिलेटेड गुड के प्राइसेस में चेंज की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन। रिलेटेड गुड के अंदर 2 तरीके के गुड आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसे भी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइप एज अ टाइप पढ़ना है, जिसे बोला जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की सिर्फ हम मीनिंग देख लेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी के अंदर 2 तरीके की कमोडिटी आ सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को डिटेल में। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को डिटेल में वहाँ पर आपने नहीं देखा था, उस स्लाइड में मैंने वहाँ लिख कर बताया था, इसे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसे रेशियो या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बोलते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, kg लीटर वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी एडवांटेज है परसाइज एंड एग्जैक्ट मेजर ऑफ इलास्टिसिटी करता है ये, एंड लार्जर द वैल्यू मोर द डिमांड। इसका फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। किस तरीके से ये फार्मूला डिवाइड होता है, यहाँ पर आप डेरिवेशन दे सकते हैं, हालांकि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। सो इस ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स आर नॉट टू बी एग्जामिन्ड हियर, आपको क्लास 12th में इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। चलिए, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। स्टूडेंट बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी बताते रहिए कि इस चैनल पर आपको क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल रहेगा, कमर्शियल स्टडीज़ से रिलेटेड एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एंड आपको भी आगे आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा आगे बढ़ने से पहले। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ नेचर ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने 2 तरीके के फैक्टर्स पढ़ लिए। अब इसको मिला करके 2 तरीके के फैक्टर्स पढ़ लेंगे। एक हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जहाँ पे हमने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड डिफरेंट होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड अलग होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो 2 तरीके के फैक्टर्स है, एक होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और एक होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में वो फैक्टर्स आएंगे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, देन उसके बाद आएगा साथ ही साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजनल फैक्टर या वेदर जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। वेरेज जब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो दीज आर द फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। तो जब हम नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करें तो नेसेसिटीज़ और लग्जरी और कंफर्ट, ये 3 तरीके की कमोडिटी है। तो डिमांड फॉर नेसेसिटी इज जनरली इन इलास्टिक। जैसे मैंने सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो सॉल्ट को हमें कंज्यूम करना ही होगा, चाहे उसका प्राइस बहुत हाई हो चाहे कम हो। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड फॉर लग्जरीज़ की एंड
डिस्कम्फर्ट की तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती, क्योंकि इनके कंजम्पशन को हम आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं या इनका कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देन है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, कितने सब्सिट्यूटेड गुड्स के अवेलेबल हैं। अगर गुड बहुत महंगा है और उसके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो लोग स्विच कर जाएंगे सब्सिट्यूट्स पे, इसका मतलब कि इलास्टिसिटी इज़ हायर। लेकिन कोई सब्सिट्यूट नहीं है तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, या तो इस गुड को परचेज करो या ना करो, तो इसकी इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी। देन नंबर ऑफ यूजेस की बात करें, जैसे हमने जब टाइप्स पढ़ा था तो देखा था एक टाइप में कंपोजिट डिमांड, तो जब कंपोजिट डिमांड होती है मतलब एक कमोडिटी के एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उसकी डिमांड जो है काफ़ी इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि अगर महंगा हो गया ये गुड तो इसे बेयर मिनिमम यूसेस के लिए रखा जाता है, जैसे कि मिल्क। लेकिन अगर उसका एक ही या दो यूज़ है तो उस समय उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो जो यूज़ है उसके लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा इस गुड को। देन अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट की, क्या हम इस कमोडिटी का कंजम्पशन बाद में कर सकते हैं, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये अर्जेंट नीड है, डायर नीड है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट नहीं है, इन दैट केस हमें उस गुड का कंजम्पशन अभी ही करना होगा और इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो ये हो गए कुछ फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स दिए हैं। ये है प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम, मतलब अगर एक गुड जो है वो 100 रुपये का है और एक पर्सन की इनकम है 1000 रुपये, तो 1000 का 10% है, ये काफ़ी बड़ा परसेंट है, तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, क्योंकि उसकी इनकम का 10% यहाँ पे खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर इस इनकम को मैं बढ़ा करके 1 लाख कर दूँ तो वहाँ पर 100 रुपये इज़ हार्डली एनी परसेंट, कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो वहाँ पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो उस गुड की इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि बहुत ही कम पोर्शन ऑफ इनकम उसका स्पेंड हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे अगर हम न्यूज़पेपर घर में लेते हैं तो न्यूज़पेपर का जो बिल होता है वो हार्डली 200-250 रुपये के अंदर आता है, और उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क, उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि रिलेटिवली वेरी लेस पोर्शन ऑफ इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन यही बात अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो या हाउस रेंट के साथ हो तो उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन ऑफ इनकम जाता है, यानी ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो वहाँ पर थोड़े से भी चेंज इन प्राइस की वजह से कंज्यूमर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। देन टाइम फैक्टर की बात करें अगर हम, तो प्राइस इलास्टिसिटी इज़ जनरली लो इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हमें सब्सिट्यूट्स नहीं मिलते उस गुड के। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गर पीरियड की तो धीरे धीरे कस्टमर जो है चालाक होता जाता है और सब्सिट्यूट्स ढूंढ लेता है। हैबिट्स की बात करी जाए तो अगर अ कंज्यूमर इज़ हैबिचुअल फॉर अ पर्टिकुलर गुड, देन उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, और उसकी हैबिट नहीं है, वो ओके है किसी दूसरे गुड को भी यूज़ करने के लिए, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर एडिक्टेड टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोप ओनली और पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ टी और कॉफ़ी ओनली, तो उनको जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी की बात करें तो एक पर्सन को कॉफ़ी ही पसंद है, वो टी को हाथ भी नहीं लगाता, तो चाहे कितना भी दाम हो जाए कॉफ़ी का, वो टी की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, उनकी हैबिट्स। जॉइंट डिमांड के केस में क्या होता है, डिमांड फॉर कार इज़ इनइलास्टिक, देन डिमांड फॉर पेट्रोल विल ऑल्सो भी इनइलास्टिक, दोनों गुड की डिमांड एक ही तरीके से चलती है, तो इलास्टिक है। अगर एक गुड की डिमांड तो दूसरे गुड की भी इलास्टिक होगी, और एक की इनइलास्टिक है तो दूसरे की भी इनइलास्टिक होगी। तो ये हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर कंप्लीटली। आई होप ये चैप्टर आपने एंजॉय किया, आपको समझ में आया और आपका रिवीजन हुआ। ठीक है, चलिए अब इस यूनिट में से हमारे पास बचा हुआ है सप्लाई के लिए भी आपको इसका जो सेकेंड पार्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप सारे चैप्टर्स यहाँ पे साथ ही साथ रिवाइज करते जाइए, एंड आई एम मेरे को उम्मीद है पूरी तरीके से, आई एम क्वाइट होपफुल कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्जाम में पास होंगे। हम मिलते हैं फिर से जहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा सेकेंड पार्ट जो इसका जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।